ये कहानी स्पेन के जजीरे ला पाल्मा में पेश आने वाले एक हकीकी वाकये पर मबनी है, जहां एक खानदान समंदर में सैर के लिए निकलता है। इसी दौरान एक होलनाक वाकया पेश आता है, जिसके बास परस्कौन समंदर अचानक आतिशफशां की तरह फट पड़ता है और पूरी इंसानियत खतरे में आ जाती है। क्या ये खानदान और इंसानियत इस तबाही से बच पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो आइए आगाज करते हैं। कहानी का आगाज एक नौजवान लड़की से होता है जो छुट्टियों पर होती है, जब अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी एक बाली गायब है। पहले वो समझती है कि शायद तस्वीर लेते वक्त वो गलती से समंदर में गिर गई हो। उसकी बेहतरीन दोस्त, जो करीब ही खड़ी होती है, एक लम्हा भी जाया किए बगैर समंदर में छलांग लगा देती है ताकि वो गुमशुदा बाली तलाश कर सके। लेकिन अगले ही लम्हे पानी के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगती है और समंदरी पानी अबलने लगता है। उनकी शीशे की कश्ती टूट जाती है और उसी हादसे में उनकी दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठती है, जबकि वहां मौजूद सब लोग हलाक हो जाते हैं। चंद दिन बाद 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान इसी ला पाल्मा जजीरे पर छुट्टियां मनाने पहुंचता है। इस जजीरे को वल्किनो आइलैंड भी कहा जाता है। इगरच्चा वहां का आतिशफिशां 1948 के बाद से नहीं फटा था। जमी और उसका शवहर खास तौर पर यहाँ उस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद ये सफर उनकी बिगड़ती हुई शादी को बचा ले। वो इस छुट्टी को अपने रिश्ते को दुरुस्त करने का आखिरी मौके समझते हैं। जब खानदान तिराकी के लिए तैयार होता है, तो उनकी बड़ी बेटी सारा को जमीन पर बालियों का एक जोड़ा पड़ा मिलता है। उसे देखकर बाप फौरन कहता है कि ये उनके खानदान में से किसी की नहीं। सारा ज्यादा ध्यान नहीं देती और उन्हें मेज पर रख देती है। उन्हें क्या मालूम था कि ये छुट्टी उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाली है, जहां उन्हें एक होलनाक कुदरती आफत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पहाड़ों में जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की मेरी अपने एक साथी के साथ तहकीक के लिए वहां जाती है। हस्बे मामूल वो एक गार तक पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्हें गार की दीवारों पर कुछ गैर मामूली नजर आता है। एक सीमेंट जैसी तह जो चट्टानों को ढांप रही होती है। मेरी ने अपनी पूरी मुलाजमत में ऐसा पहली बार देखा था और वो फौरन नमूने जमा करने लगती है। इसी दौरान उसका दाढ़ी वाला साथी जमीन पर पड़ी हुई मुताद्दिद मुर्दा चमगादड़ें देख लेता है। जांच करने पर वो समझ जाते हैं कि गार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मामूल से बहुत ज्यादा है। उन्हें उससे भी ज्यादा हैरानी उस वक्त होती है जब गार की छत में अचानक एक दुराड़ नमूदार हो जाती है। इसी वक्त जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने दफ्तर में अखबार पढ़ रहा होता है। खबर में बताया जाता है कि ला पाल्मा जजीरे के जनब मशरकी समंदरी इलाके में एक स्पीड बोट मिली है और उस पर सवार तमाम सियाह मुर्दा पाए गए हैं। मामला अभी जेर तफ्तीश है। ये खबर पढ़कर डायरेक्टर शदीद परेशान हो जाता है। कुछ ही देर बाद मेरी और उसका साथी उसके दफ्तर पहुंचते हैं और गार में अपनी दरियाफ्तों के बारे में उसे बताते हैं। मजीद तहकीक से मालूम होता है कि गार की हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की सतह खतरनाक हद तक ज्यादा है। ऐसा वाकया पहले कभी मुशाहिदे में नहीं आया था। उसके अलावा जजीरे का बरसात का मौसम भी लंबा होता जा रहा है और बारिश की मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। बढ़ता हुआ पानी चट्टानों के तवाजुन को बिगाड़ रहा है, जिससे गार के अंदर खतरनाक दरारें बन रही हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो जलजले या लैंड स्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। मगर डायरेक्टर उससे इत्तेफाक नहीं करता। वो कहता है कि पहाड़ों में हल्की लर्जशें आम बात हैं। अभी तक जहरीली गैस के वाज़ेह आसार भी साबित नहीं हुए और मौजूदा सूरत हाल इतनी मजबूत नहीं कि उसे बड़े खतरे के तौर पर ऐलान किया जाए। ये सुनकर दोनों मुहक्किकीन सख्त मायूस होते हैं, लेकिन दाढ़ी वाला शख्स अपनी शक पर कायम रहता है। वो मेरी को नक्शे के पास ले जाता है और उसे याद दिलाता है कि 1948 में यहाँ एक बड़ा आतिशफशानी धमाके हुआ था, जिससे कई किलोमीटर लंबी दरार बन गई थी। वो इतनी बड़ी थी कि एक इंसान उसके अंदर चल सकता था। अगर ऐसा धमाके दोबारा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सीधा समंदर में गिर सकता है। अगर पूरे एक शहर जितनी बड़ी चीज समंदर में जा गिरे तो यकीनन एक तबाहकुन सुनामी जन्म लेगी। वो पूछता है कि डायरेक्टर अवाम को पहले से खबरदार क्यों नहीं कर रहा। असल बात यह है कि चंद साल पहले डायरेक्टर से एक बड़ी गलती हो चुकी थी। उसने एक बार लैंडस्लाइड की वार्निंग दी थी, जिससे शदीद खौफ और हिरास फैल गया था, मगर हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं था। वो वाकया उसकी नौकरी तक ले डूबने वाला था। तब से उसने फैसला कर लिया था कि जब तक किसी आफत का मुकम्मल यकीन न हो, वो दोबारा अलार्म नहीं बजाएगा। मगर मेरी और उसका साथी ये नहीं समझ पाते कि डायरेक्टर उनसे भी ज्यादा खौफजदा है। हकीकत में वो पहले ही शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसी वक्त वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट गया होता है ताकि नई रिपोर्ट देख सके। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाज़ेह तौर पर बताती है कि स्पीड बोट पर मरने वाले तमाम अफराद इंतहाई गर्म गैस के असर से हिलाक हुए। उनके फीफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाई गई, जो इस बात का साफ सबूत है कि सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल नहीं। दूसरी तरफ रिजवर्ट में निक का खानदान बेफिक्री से सूरज और समंदर से लुत्फ इंदोज हो रहा होता है। सारा खामोशी से पूल के किनारे बैठी होती है। एक लड़की उसके पास आकर उसे वॉलीबॉल खेलने की दावत देती है, मगर सारा इनकार कर देती है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होता है, जिसे आट्जम है। लड़की मायूस होकर चली जाती है। सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, मगर उसके अंदर आगे बढ़ने का एतमाद नहीं होता। पूल से बाहर आकर उसका बाप उसकी उदासी महसूस करता है और उसे खेलने जाने की हौसला अफजाई करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके भाई का ख्याल रख लेगा। ये सुनकर सारा आखिरकार खेल में शामिल होने पर राजी हो जाती है। जाने से पहले उसका बाप उसे वॉलीबॉल के चंद बुनियादी उसूल जल्दी से समझा देता है। सारा खेलने चली जाती है और निक उनके बेटे के साथ रह जाता है। बच्चे के साथ वक्त गुजारते हुए निक अचानक अपनी बीवी को एक हिस्पानवी मर्द के साथ हंसते और बातें करते देखता है। ये देखकर वो फौरन गुस्से में आ जाता है।
लेकिन जब वो दोबारा अपने बेटे की तरफ देखता है तो बच्चा गायब हो चुका होता है। घबराकर निक अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि शायद वो अपनी बहन को तलाश करने साहिल की तरफ चला गया हो। वो दौड़ता हुआ किनारे की तरफ जाता है और बार बार उसका नाम पुकारता है। थोड़ी देर बाद उसे दौर एक चट्टान पर एक छोटा लड़का खड़ा नजर आता है। जब निक करीब जाता है तो उसे मालूम होता है कि ये उसका ही बेटा है, जो खामोशी से समंदर को घूर रहा होता है। बच्चा दरअसल समंदर में जमा होने वाले बेशुमार कछुओं को देख रहा था, जैसे वो सब मिलकर हिजरत की तैयारी कर रहे हों। दूसरी तरफ मेरी अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेती है। गार से लाए गए पानी के नमूने में किसी गैर मामूली मादनियात का निशान नहीं मिलता। इसका साफ मतलब ये है कि समंदरी पानी तेजी से पहाड़ में दाखिल होकर बराह रास्त गार तक पहुंच गया था। जो दुराड़ उन्होंने देखी थी वो बहुत नई थी, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते पुरानी। अगर ये दरस्त है तो जजीरे पर मौजूद हर शख्स शदीद खतरे में हो सकता है। ये समझकर मेरी और उसका साथी दोबारा पहाड़ पर जाकर दुराड़ के ऊपरी हिस्से की खुद जांच करने का फैसला करते हैं। वो वापस जाकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं। वहां जो मंजर वो देखते हैं वो उससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। दरार का एक सुरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे धनस रहा होता है। वो फौरन अपना सामान लगाते हैं और पैमाइश शुरू कर देते हैं। उनके खदशात दरस्त साबित होते हैं। दरार मुसलसल सरक रही होती है। अगरचा ये हरकत आहिस्ता है, मगर साफ जाहिर है कि अगर ये जारी रही तो तबाही यकीनी है। इसी दौरान जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अमले को भी खतरे के आसार नजर आने लगते हैं। पहाड़ के गर्द गैस की सतह बढ़ रही होती है और इब्तदाई झटके भी महसूस किए जा रहे होते हैं। डायरेक्टर फौरन नेशनल गार्ड से राब्ता करने का हुक्म देता है ताकि जरूरत पड़ने पर पहाड़ पर मौजूद सियाहों को निकाला जा सके। इसी वक्त मेरी उसे फोन करती है। जब डायरेक्टर को मालूम होता है कि वो अब भी पहाड़ पर हैं तो वो घबरा जाता है और उन्हें फौरन सामान छोड़कर नीचे आने का हुक्म देता है। जब वो अभी पैमाइश कर रहे होते हैं तो इचानिक दुराड़ से सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। नीचे आते हुए उनका सामना पहाड़ पर कैंप करने वाले लोगों से होता है। मेरी समझ जाती है कि ये आतिशफशानी सरगर्मी की वाज़ेह इलामत है और वो सबको भागने का कहती है। कुछ ही देर बाद मेरी अस्पताल के बस्तर पर होश में आती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उसका साथी जहरीली गैस के असर से शदीद नाजुक हालत में है और कोमा में चला गया है। इस बार आतिशफशा ने जहरीली गैस की बड़ी मिकदार खारिज की, मगर खुशकिस्मती से कोई जान जाया नहीं हुई। ताहिम डायरेक्टर जानता है कि ये तो सिर्फ आगाज है। जब जहरीली गैस खारिज होना शुरू होती है तो अगले मरहले में राख आती है और फिर पगला हुआ लावा। अगर पहाड़ का कोई हिस्सा समंदर में गिर जाए तो इससे सुनामी पैदा हो सकती है। ऐसी सुनामी दुनिया भर में लाखों जानों के लिए खतरा बन सकती है। कई बुराज़म मुतासर हो सकते हैं और छोटे जजीरा निमा ममालिक मुकम्मल तौर पर समंदर की नजर हो सकते हैं। सरफन खुला की लागत ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। उससे भी बड़ा खतरा यह है कि खौफ और अफरातफरी में मजीद बेशुमार जानें ज़ाय हो सकती हैं। इसीलिए डायरेक्टर अब भी मजीद ठोस सबूत का इंतजार करना चाहता है, मगर हेमली अब मजीद इंतजार करने को तैयार नहीं। वो डायरेक्टर को साफ साफ कहती है कि अगर अभी कार्रवाई ना की गई तो नताइज नाकाबिले वापसी हो सकते हैं। दबाव में आकर डायरेक्टर उसके साथ मियर से मिलने पर रजामंद हो जाता है, लेकिन मियर का रवैया अब भी वही रहता है। वो तब तक अवाम को खबरदार करने से इनकार करता है जब तक उसे मुकम्मल यकीन न हो जाए। उसका कहना है कि एक और गलत अलार्म उसे अपनी कर्सी से हाथ धलवा सकता है। मेरी और डायरेक्टर उसे जितना भी समझाएं, वो इंतजार करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रेजवर्ट में निक और हेमली अपने बेटे के बारे में एक बार फिर झगड़ते हैं। हेमली निक पर इल्जाम लगाती है कि जब उनका बेटा गुम हुआ तो उसने फौरन उसे इतला नहीं दी। निक गुस्से से जवाब देता है कि हेमली दिन भर बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं। इसी वक्त सारा की जिंदगी भी बिखरने लगती है। जिस लड़की से वो एक दिन पहले मिली थी वही अब उसे सख्ती से डांटती है। वजह यह होती है कि सारा से गलती से उसकी एक वीडियो शेयर हो गई थी। असल में वो वीडियो एक लड़के ने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की थी, मगर गुस्सा सारा पर निकाला जाता है। दिल शिकस्ता होकर सारा अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। वहां बैठी वो अगले कमरे से अपने वालिदैन की जोर जोर से लड़ाई सुन रही होती है। अब उसे वहां एक लम्हा भी रखने का दिल नहीं चाहता। खामोशी से वो निकलती है और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है। वहां से वो नॉर्वे में अपने चचा को फोन करती है और वापसी का टिकट बुक करवाने को कहती है। इसका चचा पूछता है कि वो अकेले सफर क्यों करना चाहती है, मगर सारा कुछ बताने से इनकार कर देती है। काल खत्म होने के बाद उसका चचा परेशान हो जाता है और अपनी बहन हेमली को फोन करता है, मगर हेमली इस वक्त योगा कर रही होती है और फोन की घंटी नहीं सुन पाती। इसी दौरान जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इससे भी ज्यादा तशवीशनाक खबर मिलती है। जजीरे भर में मुसलसल माइक्रो ट्रीमर्स आ रहे होते हैं और उनका मरकज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। ये साफ इशारा होता है कि आतिशफशा किसी भी वक्त फट सकता है। डायरेक्टर फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हुक्म देता है कि लापाल्मा जजीरे से आने और जाने वाली तमाम परवाजें रोक दी जाएं। आतिशफशानी राख तैयारों के इंजन को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है और जहाज गिर सकते हैं, मगर यह वार्निंग बहुत देर से आती है। अचानक पहाड़ से एक छोटा मगर ताकतूर धमाका गूंजता है और सब शिश्द रह जाते हैं। उसी लम्हे सारा को ले जाने वाली परवाज पहले ही रनवे पर तेजी से दौड़ रही होती है। पायलट को टेक ऑफ मनसूख करने का हुक्म मिलता है, मगर रनवे छोटा होने की वजह से तैयारा रख नहीं पाता और उसे परवाज करना पड़ती है। दूसरी तरफ हेमली को आखिरकार अपने भाई की मसाड कॉल नजर आती है और वो फौरन उसे वापस फोन करती है। जब उसे मालूम होता है कि सारा एयरपोर्ट चली गई है तो वो घबरा जाती है और अपने शौहर को ढूंढने निकल पड़ती है।
फिर आतिशफशानी राख के घने बादलों के दरमियान एक जहाज की गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाके आसमान को हिला देता है। हेमली खौफ के मारे अपना चेहरा ढांप लेती है, ये जाने बगैर कि उसकी बेटी इस जहाज में थी या नहीं। जैसे ही ये जोड़ा एयरपोर्ट जाने की तैयारी करता है, हेमली को अपने भाई का पैगाम मिलता है। उसका भाई, जो वजारती खारजा में काम करता है, पहले ही तियारा हादसे की इतला पा चुका होता है। रेस्क्यू टीमें काम कर रही होती हैं और तमाम जिंदा बच जाने वालों को जजीरे के वाहद अस्पताल ले जाया जा रहा होता है। जब हेमली और निक अस्पताल पहुंचते हैं तो वो घंटों तलाश करते रहते हैं, मगर सारा नहीं मिलती। अमला उन्हें फ्लाइट की मुसाफिरों की फहरिस्त दिखाता है। जिनके नाम के सामने निशान लगा हो उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया होता है, जबकि बाकी को लापता दर्ज किया जाता है। सारा का नाम फहरिस्त में मौजूद होता है, मगर उसके सामने कोई निशान नहीं होता। ये देखकर दोनों मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। थके हारे और दिल शिकस्ता वो होटल वापस आ जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब क्या करें। लेकिन जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। सारा महफूज अंदर बैठी होती है। असल में सारा जहाज में सवार होने ही वाली थी कि उसे अपनी दोस्त का पैगाम मौसूल हुआ। उसकी दोस्त ने दिल से माफी मांगी और माफ करने की दरख्वास्त की। सारा ने आखिरी लम्हे में फ्लाइट में सवार न होने का फैसला किया। बाद में उसकी दोस्त को भी एहसास हुआ कि इसी पैगाम ने अनजाने में सारा की जान बचा ली थी। इस हादसे के बाद उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। दूसरी तरफ जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। साइंसदानों का ख्याल है कि जजीरे को फौरन खाली करा लिया जाना चाहिए, मगर मायर अब भी मानने को तैयार नहीं। वो दलील देता है कि ऐसा ऐलान खौफ व हिरास फैला सकता है और अफरातफरी में जानी नुकसान हो सकता है। वो कहता है कि आतिशफशानी राख पहले भी आई है, मगर उससे कोई बड़ी तबाही नहीं हुई, और एक और गलत अलार्म सबकी नौकरियां ले सकता है। जब डायरेक्टर देखता है कि अवाम को अभी तक खबरदार नहीं किया गया, तो वो एक जाती फैसला करता है। वो अपने तमाम मुलाजमीन को फौरन जजीरा छोड़ने का हुक्म देता है और खुद आखिरी शख्स के तौर पर ड्यूटी पर रहने का फैसला करता है। मेरी उस फैसले से खुश नहीं होती, लेकिन उसे अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी उठानी होती है। जल्द ही उसे मालूम होता है कि उसका भाई नशे में है और एक बार में हंगामा कर रहा है। मेरी उसे संभालने के लिए वहां जाती है, मगर उसके बजाय पुलिस उसे सरकारी काम में मुदाखलत करने पर गिरफ्तार कर लेती है। जब उसका भाई होश में आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन थाने पहुंचता है, उसे मिलने की कोशिश करता है और वादा करता है कि बेहतरीन वकील करेगा, मगर वक्त बहुत कम रह गया होता है। आतिशफशा किसी भी वक्त फट सकता है। अब सवाल ये है कि ये बहन भाई उस खतरे के जजीरे से कैसे बचेंगे। लेकिन ये तो तबाही की सिर्फ शुरुआत है। इस इलाके के लोग जानते हैं कि जब आतिशफशा राख निकालना शुरू करता है तो अगला मरहला उमूमन मुकम्मल फटना होता है। अगर ऐसा हुआ तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गिर सकता है, जिससे सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी पैदा हो सकती है। ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुदरती आफात में से एक बन सकती है। रात के वक्त आतिशफिशा से फिर सफेद धुआं उठने लगता है, जैसे कोई सोया हुआ दीव जागने वाला हो। उसी वक्त निक और उसका खानदान अभी भी पानी पर मौजूद होता है और खतरे से बिल्कुल बेखबर होता है। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि तबाही आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक फोन बजता है। हेमली कॉल उठाती है और देखती है कि ये उसके भाई की कॉल है। वो बताता है कि हुकूमत को सूरत हाल का पहले ही इल्म है, मगर बड़े पैमाने पर खौफ फैलने से बचाने के लिए मालूमात छिपाई जा रही हैं। उसने उनके लिए खफिया तौर पर एक फेरी बुक कर दी होती है, जो चंद मिनटों में उन्हें करीबी जजीरे टेनेरिफ ले जाएगी। वहां से वो अगली फ्लाइट पकड़कर घर जा सकते हैं। फेरी के रवाना होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी होते हैं और बच निकलने का मौका तेजी से खत्म हो रहा होता है। भाई की वार्निंग सुनकर हेमली वक्त जाया किए बगैर खामोशी से अपने शोहर और दोनों बच्चों के साथ निकलने की तैयारी करती है। मगर सारा इसरार करती है कि वो अपनी दोस्त शेरी को भी साथ ले जाना चाहती है। वो उसे बार बार फोन करती है, मगर जवाब नहीं आता। जब हेमली कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और किसी भी लम्हे सुनामी आ सकती है, तो सारा मजबूरन अपने खानदान के साथ निकलने पर राजी हो जाती है। बाहर आकर वो देखते हैं कि सड़क पर एक भी टैक्सी मौजूद नहीं। वक्त तेजी से खत्म हो रहा होता है। तब निक के जहन में एक ख्याल आता है। वो अचानक एक ट्रक रोक लेता है और जल्दी से अपने पूरे खानदान को इसमें बैठा देता है। मजदूर संभल भी नहीं पाते कि निक गाड़ी लेकर वहां से रवाना हो जाता है। थोड़ी देर बाद वही मजदूर उनका पीछा करते हुए फेरी टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं। अपने खानदान की हिफाजत के लिए निक हेमली और बच्चों को फौरन फेरी में सवार होने का कहता है। निक पीछे रह जाता है और मजदूर उसे घेर कर मारना शुरू कर देते हैं। आखिरकार निक अपना बटवा निकालता है और उन्हें दे देता है। तब जाकर वो उसे छोड़ते हैं, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। निक बेबसी से देखता रह जाता है जब उसके खानदान को ले जाने वाली फेरी आहिस्ता आहिस्ता दौर होती जाती है। दूसरी तरफ शेरी साहिल पर होती है। उसके फोन पर कई मिस्ड कॉल्स नजर आती हैं और वो फौरन सारा को वापस फोन करती है। सारा उसे कहती है कि किसी तरह टेनेरिफ पहुंच जाओ, वरना जल्द ही बच निकलना नामुमकिन हो जाएगा। चंद मिनट बाद एक शदीद झटका महसूस होता है। डायरेक्टर, जो अपने दफ्तर में अकेला बैठा होता है, फौरन समझ जाता है कि खतरा अपनी अंतहा को पहुंच चुका है। वो मेयर के दफ्तर फोन करता है और फौरी इमरजेंसी एविक्यूशन अलर्ट जारी करने का मुतालबा करता है। फेरी ना पकड़ सकने पर निक एक स्पीड बोट रेंटल सेंटर की तरफ दौड़ता है और टेनेरिफ के लिए कश्ती किराए पर लेने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही इमरजेंसी अलर्ट बजता है, अमला उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसी वक्त होटल में उससे मिला हुआ एक दोस्त आता है और निक को बताता है कि उसने एक मिला को रश्वत दे दी है। दोनों फौरन साहिल की तरफ भागते हैं
जहां मिलाह पहले ही इंतजार कर रहा होता है। उसने निक के लिए आखिरी दस्तयाब जगह महफूज कर रखी होती है। वो सुकून का सांस लेते हुए किश्ती में सवार होने की तैयारी करते हैं, लेकिन अचानक उनके पीछे आतिश फशां फट पड़ता है। किश्ती के रवाना होने से जरा पहले एक औरत गोद में बच्चे को लिए दौड़ती हुई आती है। वो रोते हुए मदद मांगती है और कहती है कि उसका बच्चा बहुत छोटा है, उसे बचाना जरूरी है। निक एक लम्हे को रख जाता है, फिर खामोशी से अपनी नशिस्त इस औरत और उसके बच्चे के लिए छोड़ देता है। ये देखकर उसका दोस्त बहुत मुतासिर होता है, मगर निक चुपचाप हट जाता है। अस्पताल में दाढ़ी वाला साइंसदान आतिश फशानी धमाकों की आवाज से जाग उठता है। जब वो बाहर निकलता है तो फौरन सूरत-हाल की संगीनी समझ जाता है। फिर भी वो घबराता नहीं, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा था कि यही होने वाला है। वो कपड़े बदलता है और सीधा डायरेक्टर के दफ्तर चला जाता है, ताकि आखिरी लम्हों में उसके साथ खड़ा हो सके। दूसरी तरफ निक दौर पहाड़ से उठती आग और लावा देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आती कि अब कहाँ जाए। आखिरकार वो हीमली को फोन करता है और कहता है कि बच्चों का ख्याल रखना, शायद वो कभी वापस ना आ सके। इसी वक्त मेरी का भाई थाने की चाबियां हासिल करने में कामयाब हो जाता है और अपनी बहन को आजाद कर देता है। बाहर निकलते हुए वो करीब के सेल में कैद एक और कैदी को भी छोड़ देता है। थाने से निकलते वक्त उनकी मुलाकात निक से होती है। निक उन्हें बताता है कि तमाम किश्तियां जा चुकी हैं, मगर मेरी का भाई कहता है कि उसके पास अभी भी एक स्पीड बोट है, जिसे उसने मछली पकड़ने के दौरान छिपा रखा था। ये सुनकर निक के दिल में उम्मीद की एक करंट जाग उठती है। तीनों फौरन साहिल की तरफ दौड़ते हैं और छुपी हुई स्पीड बोट ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो उसे शुरू करने लगते हैं, पीछे से एक बंदूक बरदार शख्स नमोदार होता है। वो कैदी जिसे मेरी के भाई ने पहले आजाद किया था, अब वो कश्ती खुद लेना चाहता है। मेरी का भाई उसे समझाने की कोशिश करता है कि कश्ती एक और शख्स को भी ले जा सकती है, मगर वो शख्स इसरार करता है कि वो पूरी स्पीड बोट लेगा, क्योंकि उसके साथी भी आ रहे हैं। बहस के दौरान वो शख्स गोली चला देता है, जो मेरी के भाई को जा लगती है। मेरी उसकी तरफ दौड़ती है, मगर चंद लम्हों में ही वो मर जाता है। उसी वक्त दूसरे गैंग के लोग भी आ पहुंचते हैं। निक फौरन मेरी का हाथ पकड़ता है और उसे कश्ती में धकेल देता है। उसके पास बंदूक होती है, इसलिए दूसरे कुछ नहीं कर पाते। दोनों स्पीड बोट चलाकर जजीरे से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि आतिश फशां जजीरे को निगलने की धमकी दे रहा होता है। इसी वक्त निक को अपने बहनोई का पैगाम मिलता है। वो बताता है कि टेनेरिफ में एक महफूज जोन मौजूद है और वहां पहुंचना ही बचने का वाहिद रास्ता है। निक फौरन मेरी का हाथ पकड़ता है और उसे कश्ती में खींच लेता है। मेरी खौफ से साकित खड़ी रहती है, जैसे उसके पांव पत्थर बन गए हों। निक उसे ब्रॉक्त कश्ती में सवार कर लेता है और फिर वो कश्ती का रख अल्टा मोड़कर सुनामी से पहले भागने लगते हैं। दूसरी तरफ टेनेरिफ के एयरपोर्ट पर आखिरी फ्लाइट की तैयारी हो रही होती है। हेमली अपने बेटे और सारा के साथ बोर्डिंग गेट तक पहुंच चुकी होती है। पासपोर्ट चेक करते वक्त अमला देखता है कि हेमली के पास एक इजाफी पासपोर्ट है। वो बताती है कि इसका शवहर पीछे रह गया है और शायद अभी पहुंच जाए। अमला उन्हें जर्द कलाई बंद देता है, जो बोर्डिंग पास के तौर पर काम करते हैं। सिर्फ ये बंद पहनने वाले ही जहाज में सवार हो सकते हैं, मगर सारा बार बार पीछे देख रही होती है, अपनी दोस्त शेरी की फिक्र में। वो देखती है कि शेरी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है, मगर उसके पास बोर्डिंग पास नहीं है। सारा एक जर्रात मंदाना फैसला करती है और जहाज उड़ने से जरा पहले अपने बैग से अपने वालिद का बोर्डिंग पास निकालकर शेरी को दे देती है। फिर वो खुद जहाज में सवार हो जाती है। दूसरी तरफ हेमली और उसका बेटा पहले ही अपनी नशिस्तों पर जा चुके होते हैं, मगर सारा अभी तक नहीं पहुंची होती। जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार होता है। हेमली घबरा जाती है वहां और से निकलने अपने का बेटे फैसला के करती है। साथ फौरन लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी की नहीं सुनती। इसी दौरान डायरेक्टर और दाढ़ी वाला शख्स, दोनों हिफाजती सूट पहने, आतिश फशां के दहाने तक पहुंच चुके होते हैं। वो जानते हैं कि अब जजीरे से निकलना नामुमकिन है। दोनों बेखौफी से आतिश फशां के पास खड़े होते हैं। दाढ़ी वाला शख्स मजाक में 1 साल पुरानी सर्ख शराब की बोतल जेब से निकालता है, मगर उससे पहले कि वो पी सकें, 88 साल से खामोश आतिश फशां पूरी शिद्दत से फट पड़ता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पूरा जजीरा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधा समंदर में गिर जाता है और पलक झपकते में सैकड़ों फट ऊंची लहरें पैदा हो जाती हैं। दूसरी तरफ सारा और शेरी वापस जहाज में आ जाती हैं। वो अपनी माँ और भाई को ढूंढने लगती हैं, मगर अमला फौरन उन्हें सेट बेल्ट बांधने को कहता है, क्योंकि जहाज अभी उड़ने ही वाला है।